नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। और आज का टॉपिक एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो एक अकाउंटेंट की लाइफ को ना हमेशा परेशान ही करता रहता है। ये वो वर्ड है जो अकाउंटेंट अगर सोता भी रहे ना तो और सपने में देख ले तो बंदा डर के जग जाता है। वो कौन सा ऐसा वर्ड है, आज उसी वर्ड पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो इसका भूत है, जो इस वर्ड का जो डर है, वो आज हम खत्म करेंगे इस वीडियो में। और वो है रिकंसिलिएशन। दोस्तों, ये जो रिकंसिलिएशन वर्ड है ना, बहुत खतरनाक है उन बंदों के लिए जिनको इसका मतलब नहीं पता। अगर मतलब पता चल जाएगा ना तो आपको इस काम में भी मजा आएगा और फिर आपको पता लगेगा कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेसी के साथ काम करने का, सही तरीके से काम करने का, वो तरीका उस एक्यूरेसी को सही कर सकता है ये रिकंसिलिएशन शब्द। मतलब आपकी एक्यूरेसी ऑफ योर वर्क इसमें हेल्प कर सकता है ये रिकंसिलिएशन। ये रिकंसिलिएशन है क्या? चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने अपने छोटे भाई को 1,000 रुपये दिए कि भाई जा, इस 1,000 रुपये में ये 10 सामान है, ये 10 के 10 सामान लेके आओ। ठीक है। अब वो गया मार्केट। अब उसमें से उसको सामान कितने मिले? 5 ही मिले और 5 सामान उसको नहीं मिले। वो घर आया, मैंने उससे पैसे मांगे, उसने रिटर्न कर दिए जो पैसे बचे हुए थे। और मैंने पूछा हाँ भाई सारे पैसे सारे सामान मिल गए? कहता नहीं भैया। मैंने कहा फिर कितने नहीं मिले? कहता भैया 5 नहीं मिले। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, भाई मुझे वो बता तो सही कौन से 5 नहीं मिले। तो वो क्या करेगा, वो पहले 10 की लिस्ट देखेगा, उसमें से टिक करके ये 5 निकाल के दे देगा, भैया ये 5 है जो नहीं मिले। ये जो वो कर रहा है ना, ये जो वो कर रहा है, ये वो क्या कर रहा है, ये वो रिकंसिलिएशन कर रहा है कि ये वो 5 चीजें हैं जो मुझे नहीं मिली। ये रिकंसिलिएशन ही है। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है यार, कि मुझे मैच करना है चीज़ों को जो मेरे ओरिजिनली होना चाहिए लेकिन ये हुआ नहीं। अब ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है और अलग अलग लेवल पे बनाया जाता है और अलग अलग चीज़ों की रिकंसिलिएशन की जाती है। आप अगर मैंने अपने छोटे भाई को 10 थप्पड़ मार दिए, अगर उसको इसका हिसाब भी देखना है तो अगर कन्फ्यूज हो गया तो हो सकता है यार लगता है भैया ने 1 थप्पड़ कम लगाया है और कह तो रहे हैं 10 थप्पड़ लगे हैं। तो वो जो एक की फाइंडिंग है वो रिकंसिलिएशन वर्क है। तो दोस्तों, रिकंसिलिएशन किस किस चीज़ की हो सकती है? लेजर रिकंसाइल करना पड़ सकता है। अब लेजर के अलावा और क्या रिकंसिलिएशन करेंगे अकाउंटिंग काम में? भाई रिकंसिलिएशन किसकी होती है? लेजर्स की तो होगी अगर अकाउंटिंग की बात करूँ, अकाउंटिंग लेकिन लेजर्स अलग अलग हो सकते हैं, इसके रिकंसिलिएशन करनी पड़ सकती है। एक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन जिसको हम बोलते हैं BRC, है ना। एक हमारा सेल रिकंसिलिएशन जो हर कोई मांग लेता है, मुझे GSTR1 भरना है जी, मुझे सेल रिकंसाइल करके दे, है ना। एक होता है परचेज रिकंसिलिएशन, हर कोई बोल देता है मुझे GSTR3 भी करनी है, चल परचेज रिकंसाइल करके दे 2A के साथ। मतलब मैचिंग ऑफ एंट्रीज, मैचिंग ऑफ डाटा बिटवीन 2 डाटाबेस। मतलब 2 डाटाबेस है, उन दोनों की मैचिंग करनी है और मैचिंग करके पता लगाना है कि ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं। मान लो मैं किसी की बुक्स को चेक कर रहा हूँ, बुक्स को मैंने देखा कि यार इसका जो TDS पेबल का लेजर है वो हर मंथ पे एंट्री कर रहा है TDS पेबल की, भाई 50,000 इस बार देना है, और अगले मंथ उसकी जब पेमेंट कर रहा है तो 45 ही कर रहा है, 5,000 रह गया। फिर अगली बार पेबल खड़ा कर रहा है वो बुक्स में 1 लाख से, पेमेंट कर रहा है 95 का ही, फिर 5,000 रह गया। तो इस हिसाब से ये हुआ कि जो ये बंदा या तो पेबल की एंट्री गलत कर रहा है या फिर पेमेंट की एंट्री कोई छूट गई है, इससे प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अब इसका एक रिकंसिलिएशन बन सकता है क्या, कि भैया चेक करो कि ये जो पेबल की एंट्री है क्या सच में इतनी की लायबिलिटी बनती थी, या जो पेमेंट हुई है क्या शॉर्ट पेमेंट हो गई है। और अगर शॉर्ट पेमेंट हो गई तो पता है ना आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है TDS के केस में। अगर एक दिन भी हम पेमेंट में डिले कर देते हैं ना तो 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो शॉर्ट के केस में कितना बन जाएगा फाइन और पेनल्टी, इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो अब आप रिकंसाइल कैसे करोगे? तो आप रिकंसाइल करोगे TDS के लेजर को, देखो कि इसकी लायबिलिटी की एंट्री ठीक हुई है क्या।
लायबिलिटी क्रिएट हुई है क्या सही से, या फिर पेमेंट की एंट्री तो ठीक है। अब ये पेमेंट की एंट्री कोई छूट गई है या नहीं हुई है, इसका मतलब आपका बैंक रिकंसाइल नहीं है, इसका मतलब बैंक की एंट्री पूरी नहीं हुई है, सब एक दूसरे से लिंक है। तो फिर आप यहाँ पे क्या बनाओगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो भाई मेरे अकाउंट में 50 लाख है, कंपनी की जो बैंक का लेजर है उसका क्लोजिंग बैलेंस, और बैंक के स्टेटमेंट में देख रहा हूँ सिर्फ 30 लाख है, तो ये 20 लाख का डिफरेंस क्यों आ गया। इस डिफरेंस को पता लगाना, फाइंड आउट करना, अपने स्टेटमेंट को अपने लेजर से कंपेयर करना, ये प्रोसेस ही तो क्या कहलाता है, रिकंसिलेशन। ठीक है, और लेजर्स मान लेते, वेंडर रिकंसिलेशन की बात करता हूं मैं। वेंडर कह रहा है मुझे आपसे लेने हैं 50 लाख और आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे उसको देने सिर्फ 20 लाख, तो ये 30 लाख का डिफरेंस क्यों है। अब कैसे कंपेयर करोगे भैया, उससे स्टेटमेंट लो आप वेंडर से क्या लोगे आप, अकाउंट स्टेटमेंट ले लो, और अपने लेजर का स्टेटमेंट लो, लेजर जो आपकी एंट्री है, दोनों को कंपेयर करो, पता चलेगा यार इतने सारे डेबिट एंट्रीज हैं जो हमारी बुक्स में नहीं है, इतने सारे बिल्स हैं जो उन्होंने हमें दे दिए लेकिन हमने अपने बुक्स में नहीं चढ़ा रखे। तो बेसिकली फाइंडिंग ऑफ द डिफरेंस एंड रिकॉर्ड ऑल ऑफ द डिफरेंस इनटू अ स्टेटमेंट, वही कहलाती है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किसी भी चीज की बनाई जा सकती है। अगर कोई बंदा कह रहा है सेल रिकंसाइल करके दो, तो सेल रिकंसाइल करके अगर बोल दिया मैंने कि भाई, तो आपको ये सवाल होना चाहिए, जैसे किसी ने बोल दिया सेल रिकंसाइल करो, भैया कहां से करके दूं भाई, मतलब एक चीज तो तूने बता दिया सेल, लेकिन दूसरी चीज भी तो देगा ना जहां से मैं दोनों को कंपेयर करके डिफरेंस निकाल लूंगा। लेकिन अगर कोई आपसे बोलता है ना बैंक रिकंसाइल करके दे, तो वहां मत मांग लेना कोई दूसरी चीज, क्योंकि वहां तो पता ही है कि भाई, वहां तो आपको सबको पता है ना कि हाँ बैंक रिकंसिलेशन का मतलब यह है कि भाई बैंक से स्टेटमेंट लो और अपनी एंट्रीज देखो, इनकम्प्लीट एंट्रीज तो पूरी कर लो और डिफरेंस है तो निकाल लो। जनरली आप भी ठीक हैं, बैंक भी ठीक है, तो फिर डिफरेंस किस बात का है। तो ये हो सकता है, मान लो आपने किसी क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया, 10 बंदों को चेक इशू कर दिया, तो आप तो अपनी एंट्री कर ही लोगे, चेक जिस दिन बना दिया, लेकिन वो बंदा जिसको आपने दिया है वो चेक लेके नहीं गया, तो आपका बैंक हमेशा बढ़ा नजर आएगा। लेकिन आप अगर बढ़े हुए बैंक को देखते हुए डिसीजन ले लोगे तो आप गलत हो जाओ, क्योंकि कल होके अगर वो क्रेडिटर्स चले गए ना अपना चेक लगाने के लिए, तो बाउंस हो जाएगा चेक। इसीलिए बैंक रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि अगर आप बैंक में दिखा रहे हो ना, अगर आपके बैंक में है 50 लाख लेकिन आपकी बुक्स में आ रहा है 30 लाख, तो ये जो 20 लाख का डिफरेंस एक्चुअल डिफरेंस भी हो सकता है कि आपने 20 लाख के चेक इशू कर दिए लेकिन बैंक में गया ही नहीं वो, तो बैंक में तो हमेशा दिखेगा 50 लाख। लेकिन मान लो अगर कोई मैनेजर 50 लाख देखते हुए डिसीजन ले लेता है क्योंकि उसके पास बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है ही नहीं, तो वो तो गलत कर देगा। जब इसीलिए रिकंसिलेशन की जरूरत होती है कि सर देखो हमारे बैंक में 50 लाख है, मेरे बुक्स में 30 लाख है, ये जो डिफरेंस 20 लाख का है वो इस वजह से है कि इन क्रेडिटर्स को चेक दिए गए हैं। तो या तो अगर इस 50 को पूरा यूज करना है ना, तो इन बंदों से बात कर लो कि भैया चेक मत लगा दियो, चेक तो दे दिया तुझे, लगा मत दियो, ठीक है। अगर लगा दिया ना तो सारे चेक बाउंस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मैनेजर साहब ने तो गलती कर दी है, 50 लाख यूज कर लिया, उनको जबकि यूज कितना करना चाहिए था, 30 लाख ही करना चाहिए था। तो समझ में आया। अगर कोई बंदा, कोई अकाउंटेंट अगर बैंक रिकंसिलेशन नहीं बना रहा तो गलती कर रहा है वो। लेकिन कई बार क्या होता है, कई कंपनी की पॉलिसी ये होती है हम किसी को चेक देते ही नहीं है। अब भैया जब चेक ही नहीं देते तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या है। बस तो फिर ये है कि स्टेटमेंट लो, एंट्री कर दो, कहानी खत्म हो गई। हम चेक किसी को देते ही नहीं, हम जब चेक देते हैं तो रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने बस ये एग्जांपल बताया, देखो रिकंसिलेशन हर चीज में है। वेंडर रिकंसिलेशन मैंने बता दिया कि भैया वो बंदा ज्यादा मांगता है, तुम कम देते हो, तुम ज्यादा देने की बात कर रहे हो, वो कह रहा है मुझे चाहिए ही कम, तो रिकंसिलेशन। अब ये रिकंसिलेशन वर्ड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बैंक रिकंसिलेशन तो बहुत जरूरी है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट डेली बेसिस पे ये बनाया जाता है। वेंडर रिकंसिलेशन जनरली लोग मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर 6 मंथली कर लेते हैं, ठीक है। सेल रिकंसिलेशन मंथली किया जाता है। परचेज रिकंसिलेशन बोल सकता है भाई 2A से रिकंसाइल करके दे अपनी बुक्स में जो तूने परचेज चढ़ाए हैं, जो तेरे 2A में परचेज आ रहे हैं, 2A मतलब GSTR 2A रिटर्न की बात हो रही है, अब शायद 2 भी हो गया है वो, उसमें कंपेयर करके देख लो भाई क्या, तो आप बता दोगे सर ये परचेज हैं जो आपके 2B में आ रहे हैं लेकिन आपकी बुक्स में नहीं है, इसका मतलब आप परचेज तो कर चुके हो, आपकी बुक्स में एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपके पास बिल नहीं आए होंगे।
तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी रिकंसिलेशन हो, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए यार, रिकंसिलेशन कर क्यों रहे हैं। रिकंसिलेशन मैं कौन से दो चीजों को कंपेयर करके रिकंसिलेशन करूंगा, आई बात समझ में। रिकंसिलेशन दो डाटा के बीच में किया जाता है, ये नहीं कि आप बस लेके बैठे हो सेल का लेजर है रिकंसिलेशन कर रहा हूं। कैसे कर रहे हो, बस सेल का लेजर पलट रहा हूं। रिकंसिलेशन कैसे कर, बस सेल का ही तो लेजर है, रिकंसिलेशन क्या। तो भैया सेल के लेजर को किसी दूसरी चीज से भी तो रिकंसिलेशन करोगे। हो सकता है आपका जीएसटीआर 1 के डाटा से रिकंसिलेशन करना हो सकता है किसी और डाटा से अपनी सेल को रिकंसिलेशन या मैचिंग करना हो। तो रिकंसिलेशन है मैच करना दो डाटा को, और मैचिंग के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो उस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप रिकंसिलेशन करना जानते हैं तो दो चीज़ों को मैच करना जानते हैं, इसका मतलब कि आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप जब रिकंसिलेशन काम कर रहे हो ना, तो वो एनालिसिस पार्ट है, वो अकाउंटिंग का एनालिसिस पार्ट वाला काम आप कर रहे हो, ठीक है। अब कई बच्चे की क्वेरी होती है कि सर मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन उसको कौन से हेड में डालना है, कौन सी उसमें डालना है, वो है क्लासिफिकेशन। अगर आपने गलत क्लासिफाई कर दिया, आपने खर्चे के लेजर को अगर एसेट और लायबिलिटी में क्लासिफाई कर दिया, तो P&L गलत हो जाएगा सारी एंट्री सही होने के बाद भी। तो क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप अकाउंटेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शन की। भाई मैं गया ऑफिस 8 घंटे में बस बिल उठाए, परचेज सेल सब खर्चे की एंट्री डाल दी। भैया क्लासिफिकेशन कौन देखेगा, एनालिसिस कौन करेगा, रिकंसिलेशन कौन बनाएगा, और समराइजिंग। मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का बता कितना परसेंटेज है मेरे सेल का, मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बता कितना परसेंटेज है मेरे सेल का, मेरा प्रॉफिट का क्या रेशियो है, ये सब समराइजिंग है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि परचेज की तूने कितनी एंट्री कर दी, मैं सीधा ये पूछूंगा मुझे बता परचेज मैंने परचेज कितने अमाउंट का कर लिया। तो अगर आपको समराइज करना नहीं आएगा तो कैसे। मुझे याद है जब मैं शुरुआत में जब काम सीख ही रहा था, मेरे बॉस ने पूछा अमित यार सेल कितने की हो गई है, तो मैंने उनको बोला सर 98 करोड़ 95 लाख 64,321.58, इस टाइप की फिगर मैंने उनको बताई। मेरे बॉस सोने लग गए थे, उन्होंने बोला तू सुना देगा क्या, मतलब मैं गलती कर रहा था क्या, समराइजिंग नहीं कर पा रहा था मैं अच्छे से। उन्होंने बोला यार ये क्या बकवास है, मुझे सीधा सीधा बात कर कि हाँ 98.95 CR 98 करोड़ 98.95 करोड़। अब ऐसे ही उन्होंने एक बार और मेरे से पूछा यार मेरे डेटर्स की आउटस्टैंडिंग टोटल कितनी है, मैंने बोला सर कौन से डेटर्स की, तो उन्होंने बोला यार चल ए लिमिटेड की बता। सर उससे 1,05,02,320.43। भाई तू क्या बकवास है यार, तू तो मतलब अकाउंटिंग की डेफिनेशन को ही पूरा नहीं कर रहा। तो समराइजिंग है ना, समराइज में सर 1.05 करोड़। आपने देखा होगा ज्यादातर फिगर्स जब मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है या बड़े लेवल पे बात की जाती है, तो जैसे 2000 है तो ऊपर लिख दिया जाता है ये जो डाटा है वो थाउजेंड्स में है, मतलब 20 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2000 मतलब और ऊपर 1000 लिख दिया मतलब ये 20 लाख है। तो उसके बाद मुझे क्लियर हुआ यार ये सर तो मुझे पॉइंट में, और मैं पहले ये डरता रहता था कि यार पॉइंट के बाद एक बार तो ऐसी बात होगी कि सर ने कोई डाटा मांगा और मैंने उनको क्या बोला सर 5,64,315, लेकिन पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है कि पॉइंट में 28 है या 82 है। सर बोले भाई यार मुझे पॉइंट जानना भी नहीं है, और मैं टेंशन में था कि यार लगता है मैंने 28 की जगह 82 लिख दिया है, गलत हो गया यार डाटा। मैं भागा गया सर वो जो मैंने आपको डाटा दिया है ना उसमें वो 0.28 नहीं है 0.82 है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा टेंशन हो गया था, मैं मतलब लंच भी करते हुए यही सोच रहा था सर को यार डाटा दे दिया, गलत दे दिया यार, 0.28 की जगह 0.82 होना चाहिए था। मैं खाना भी नहीं खा पा रहा सही से, फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं लंच करने के बाद गया कि सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ सर, वो मैंने आपको जो फिगर बताया वो गलत। सर चौंक गए हैं, अबे क्या गलती कर दिया, मैंने तो आगे दे दिया वो डाटा,
मैंने कहा सर वो जो 0.28 है ना बेसिकली वो 82 है लास्ट में। अब वो सर कह रहे मतलब तू क्या बकवास है यार, हमें जानना भी नहीं है तो मैंने तो सर को ये मतलब मैंने तो मैनेजमेंट को ये बताया बस 5.64 करोड़ या 5.64 लाख। तो उस दिन मुझे समझ में आई बात, बेटे अगर आगे बढ़ना है तो समराइजिंग पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या गलती है कि जैसे वेजेस है, वेजेस किनको दिया जाता है, वर्कर्स को जो फैक्ट्री में काम करते हैं, और जो सैलरी किनको दिया जाता है, स्टाफ को। तो मैंने बोला सर स्टाफ का वेजेस इस बार इतने का है। कह रहे हैं यार स्टाफ का वेजेस कैसे हो सकता है, वेजेस वर्कर्स का होता है, वो तेरे डायरेक्ट एक्सपेंस के उसमें जाएगा। मेरा पूरा परसेंटेज ही गलत हो गया, तो क्लासिफिकेशन में गलती कर दी मैंने, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से क्लासिफिकेशन पे ध्यान देंगे, और ये क्लासिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन आपने क्या पढ़ा वो तो आप जानते ही हैं। तो क्लासिफिकेशन काम के साथ सीख लेंगे, समराइजिंग एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा, है ना। कई लोग ना ऐसे भी होते हैं, आप उनसे कुछ भी कहानी पूछ लो या कोई भी बात पूछ लो, वो पहले आपको ले जाएंगे बिहार, फिर ले जाएंगे यूपी, फिर ले जाएंगे चेन्नई, और उसके बाद जो बात यहाँ से 10 किलोमीटर दूर की है वहाँ जाएंगे। मतलब पहले उन्होंने आपको 5000 किलोमीटर घुमा दिया है, फिर वो लेके जाएंगे भैया यही तो बात है। तो ऐसा नहीं बनना है, समराइज करके इंफॉर्मेशन आगे दो और वैलिड हो वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हो, तो आप उसको क्लियर जवाब दो, यस सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैं बना लेता हूं। ये नहीं बना तो मैं लेता हूं, लेकिन ये लेकिन क्यों आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियर रहे, क्लियर तरीके से काम करो, क्लियर तरीके से काम सीखो। नहीं आता तो पढ़ लो, सीख लो, नोटिंग कर लो, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको रिकंसिलिएशन का मतलब समझ में आया होगा और आप अच्छे से काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखा भी दूंगा तो उससे क्या फायदा, आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से दो डाटा को कंपेयर करके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वो डाटा है जिसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बना पाते, तो मुझे मेल कर दो आप, मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दे दूंगा। क्लियर है। लेकिन जैसे मैं रिकंसिलिएशन बनाने लग जाए, मान लो मैं टीडीएस पेबल का रिकंसिलिएशन, तो मैं आपसे क्या मांगूंगा, हाँ भाई मुझे बता टीडीएस तूने ये बुक कहाँ से किया, क्यों किया, उसके बिल्स दिखा। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता यहाँ पे बना के दिखाना, इसके लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा, और मैं अगर वहां चला जाऊंगा तो सैलरी फिर आपको किस बात की देंगे वो लोग, है ना। वो आपको बात इसी बात पे तो सैलरी दे रहे हैं कि सही से इसने टीडीएस पेबल की एंट्री की है क्या, सही से इसने पेमेंट कराई है क्या टीडीएस की। तो मैं आपका अकाउंटिंग कोच, फाइनेंस कोच हूं, मैं आपको बिल्कुल गाइड करने के लिए यहाँ बैठा हूं। कोई भी परेशानी प्लीज़ आप मुझे बताइए ताकि मैं हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और जब तक सॉल्यूशन मिल ना जाए उस चीज़ का तब तक हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।